हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम आज एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, इसके अलावा कोई भी कोर्स हो, और साथ ही साथ सभी शिक्षकों के लिए एवं विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम कुछ नई चीज़ें जानेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए कौन कौन सी रणनीतियां हम अपनाते हैं, यानी कि स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम के लिए हम कौन कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं, ये बहुत उपयोगी है और सभी शिक्षकों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। इससे पहले एक करिकुलर स्ट्रेटजीज का वीडियो पहले बनाया जा चुका है, आप उन्हें भी जरूर देखें। बहुत सारे वीडियोज और भी बन चुके हैं, आप देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। और आप कमेंट भी किया करिए, लाइक जरूर किया करिए प्लीज, या फिर डिसलाइक कर दीजिए, कम से कम वोट दीजिए। मुझे पता चलेगा कि कुछ और मैं बेहतर करूं, या आप कमेंट करके कुछ और बेहतर बता सकते हैं उसमें, तो शायद मेरे लिए भी सुझाव होगा और शायद हम कुछ कर पाएंगे हम सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण और अधिगम के लिए जो रणनीतियां हैं, उसमें से जो शिक्षण है क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है जो ज्ञान, कौशल, व्यवहार और एक चिंतन शक्ति, एक समस्या समाधान और एक बेहतर निर्णय लेने वाले विद्यार्थियों के निर्माण के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है, बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है, जिससे हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति की जाती है। या यूं कहें कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थियों में ऐसे अनुभवों का विकास किया जाता है, ऐसे एक्सपीरियंस जोड़े जाते हैं उनमें, जिससे वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। क्योंकि हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट एकदम होना चाहिए। हम केवल इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए टीचिंग नहीं करते हैं कि आज हम पढ़े और डिग्री मिली, कागज मिला, बस कहीं लगा दिए, खत्म। तो हम उनके जो व्यवहारिक परिवर्तन है उसमें कितना बेहतर ला दें, तो उसके लिए भी टीचिंग हम एक प्रोसेस को अपनाते हैं। खास करके इसके लिए रणनीतियां क्या होती हैं एक शिक्षक के लिए जो बहुत जरूरत है, मैं कुछ बताना चाहूंगा, जिसमें से 6E फॉर एलिफेंट, 6E कौन कौन से हैं एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक अगर वो 6E का प्रयोग करता है तो आई थिंक उसके लिए रणनीतियां बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला है इंगेज, यानी कि विद्यार्थियों को हम कैसे इंगेज करें, कैसे जोड़ें। क्योंकि जब तक एक रैपो बिल्डिंग बेहतर तरीके से नहीं होगा, विद्यार्थियों से हमारा लगाव नहीं होगा। और खास करके हम केवल नॉर्मल विद्यार्थियों की ही बात नहीं करते हैं, हम उन विद्यार्थियों की भी बात करते हैं जो विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न वर्ग, विभिन्न दिव्यांगताओं और विभिन्न ऐसे जगहों से आते हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों से आते हैं जहां की विभिन्नताएं हमसे अलग होती हैं, जहां के रिचुअल्स, जहां के कल्चर्स हमसे अलग होते हैं। तो हमको कैसे एक इंक्लूसिव सिस्टम अपनाना है, कैसे रेपो बिल्ड करना है कि जहां पर किसी को भी ऐसा महसूस ना हो कि हम अलग हैं। तो फिलहाल इंगेज करना बहुत जरूरी है, और हमारा बेहतर इमोशनल इंगेजमेंट विद्यार्थियों के साथ, लव जो एजुकेशनल लव होता है विद्यार्थियों के साथ इंगेजमेंट, वो बहुत जरूरी है कि एक बेहतरीन वो समझे और हम उन्हें समझ सकें, तभी जाकर के इसके आगे की प्रक्रिया हो पाती है। और दूसरा है ई, जो सेकंड ई है वो है एक्सप्लोर, एक तरीके का अन्वेषण करने के तरीके। हम क्लास में जाते हैं तो कई बार हम अपनी प्रक्रियाएं क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं विकसित हो सकें, कुछ नई चीजें निकल के आ सकें। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ई है, थर्ड, एक्सप्लेन। जब बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, तो फिर हम उनको समझाना और समझना स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसे। और जो फोर्थ ई है, इलेबोरेट, समझाने के बाद हम उनको और विस्तारित करते हैं,
लेकिन विद्यार्थियों से जुड़ा होना चाहिए। एक शिक्षक का मस्तिष्क, एक शिक्षक के आदर्श व्यवहार, उसके कौशल, उसकी जो विशेषज्ञता है वो विद्यार्थियों के अनुसार होना चाहिए। नेचर ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नेचर ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन सबके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अदरवाइज फिर एक बेहतर शिक्षक की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इवैल्यूएट, मूल्यांकन, जिसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इसी से हम पता लगाते हैं कि हम कितने गहरे पानी में हैं और विद्यार्थी कितने गहरे पानी में हैं। यानी कि उनके सीखने का स्तर क्या है, कितना सीख चुके हैं, और क्या हमारी शिक्षण विधियों और तौर तरीकों की वजह से उनमें प्रभाव पड़ा है, या वो खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं, या वो पढ़ते हुए भी चीजों को नहीं सीख पाते हैं। इसके अलावा एक्सटेंड, क्या वास्तव में इवैल्यूएट करके ही खत्म हो जाती हैं सारी चीजें? नहीं। क्या उसके बाद की मोरालिटीज, क्या उसके बाद की जो वैल्यूज, क्या उसके बाद की जो सोसाइटल एस्पेक्ट होते हैं विद्यार्थियों के जीवन में, क्या उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? ये 6E का जो कॉन्सेप्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में, आप वहां से एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको भी जानना बहुत जरूरी है। आप जो देख रहे होंगे भाई बंधु, हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं, आप विद्यार्थी भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो, कोई भी, तो आप कितना बेहतर तरीके से जब एक रणनीति बनाते हैं तो रणनीति ही एक बेहतर अंजाम, बेहतर परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाती है। और आप देखेंगे कि जिसके लिए हम कई सारे तरीके अपनाते हैं, मैं कुछ रिसर्चेस भी बताऊंगा आपको, खास करके टीचिंग जब करते हैं तो और क्या रणनीतियां अपना सकते हैं। सबसे पहला है हम एक बेहतर रेपो बिल्ड करें, जो मैंने इंगेज की बात की, और हम क्लासरूम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर लें। हमारी रणनीतियों में शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम क्लास में जाते हैं और किताब निकाल करके पढ़ाने लगते हैं। ये बहुत ही बेकार सा तरीका है, कितना भी जल्दबाजी में क्यों ना हो। अगर जाते ही आप पढ़ाने लगेंगे, बच्चों का माइंडसेट कैसा है, बच्चे किस स्थिति में हैं, क्या वो सीखने के लिए रेडी हैं कि नहीं, तो क्या वो हम जो एक पॉइंट होता है जिसे हम क्लास रेडीनेस कहते हैं, जिसे हम कक्षा की तैयारी कहते हैं, क्या हमने कक्षा को तैयार किया? क्या ये हमारी रणनीति में शामिल होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल शामिल होना चाहिए। और जब तक हम कक्षा को तैयार ना कर दें, वहां ऐसा माहौल हो कि सीखने जैसा हो ही ना, पहले से विद्यार्थी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पहले से विद्यार्थी इस स्थिति में है कि सीखने में ही नहीं है, तो पहले हमें उनके साथ एक जो एनवायरमेंट है, इमोशनल एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के विद्यार्थी रेडी होते हैं पढ़ने के लिए। और इसके बाद हम अपनी प्रक्रियाएं शुरू करते हैं, कुछ सवालों से, कुछ जवाबों से, कुछ डायरेक्ट पूछ करके कि अच्छा बच्चों बताओ कल हमने क्या पढ़ा था, तो वहां से भी प्रक्रिया आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि शिक्षण का एक प्रोसेस होता है कि पूर्व ज्ञान से जो हम विशिष्ट ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम पुरानी कंजर्वेशन कल्चर या पुराने टॉपिक या पुराने सिस्टम से, या यूं कहें कि ऐसी तत्व जो हमारे सामान्य ज्ञान से जुड़ा होता है, अगर उससे हम ना करें तो शायद जटिल चीजों को पढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए हमारी ये रणनीति होनी चाहिए। खास करके हमारे क्लास में दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग रेसेस के, अलग अलग व्यवस्थाओं के, श्रेणियों के बच्चे भी आते हैं, तो हमें तो सबको ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि हम जो तरीके अपनाने लगते हैं, जैसे कि मल्टी सेंसरी चैनल का उपयोग करते हैं जब हम पढ़ाते हैं एक रणनीति के तहत, कि विजुअलाइजेशन सिस्टम। आप जानते हैं कि जैसे आप है मूवी देखने जाते हैं, वो आपको हमेशा याद रहती है, लेकिन किसी व्यक्ति का लेक्चर जल्दी याद नहीं रहता है, क्योंकि लेक्चर हो सकता है इमेज बेस्ड ना हो,
और अगर कोई चीजें इमेज बेस्ड नहीं होती हैं तो वो जल्दी हम लोग जो लर्निंग करते हैं वो बेहतर नहीं हो पाती। लेकिन अगर इमेज बेस्ड है तो जल्दी हम सीख लेते हैं। जब अपनी टीचिंग करें तो एक रणनीति अपनाएं कि विजुअलाइजेशन का यूज आप जितना कर सकते हैं पढ़ाने के दौरान, समझाने के दौरान, उतना बेहतर तरीके से बच्चे सीख पाएंगे। विजुअलाइजेशन में आप कई सारे तरीके हैं, चार्ट पेपर यूज कर लीजिए, फ्लैश कार्ड यूज कर लीजिए, मॉडल यूज कर लीजिए, वीडियो चला दीजिए, चलचित्र हो जाएगा, प्रोजेक्टर चला दीजिए, प्रोजेक्टर में सिस्टम चला दीजिए, स्क्रीन दिखाइए उनको डिफरेंट, बट टोटल कंटेक्चुअल होना चाहिए। अगर ये चीजें कर लेते हैं तो सारी बेहतर हो जाती हैं चीजें और अच्छे से समझा पाते हैं। इसके अलावा टीम वर्क सबसे बड़ी बात है कि हम टीचिंग करते हैं तो टीम वर्क के साथ करें तो सोचिए कितना बेहतर तरीके से बच्चे सीख पाएंगे। हम जानते हैं कि बच्चों को अगर एक्टिव बनाए रखना है तो हम क्यों ना एक शिक्षक विद्यार्थियों के संग हो जाए, और जब तक उनसे इंटरनली जुड़ेगा नहीं, मस्तिष्क से उनका लगाव नहीं होगा, उनकी समझ से, उनकी योग्यता के स्तर से, उनकी एबिलिटी से जब तक हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हम बेहतर तरीके से जो टीचिंग होती है उसे नहीं कर सकते। हम ग्रुप बना दे बच्चों का, सबसे बेहतरीन तरीका है, यह हमारी रणनीति में हो जाए, बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। हमें लेक्चर मेथड को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, शायद ये आज का नहीं बहुत पहले का है। इसके अलावा जो हमारी रणनीति हो विजुअलाइजेशन के साथ साथ कि डिस्कशन मेथड का यूज करें, ज्यादातर डिस्कशन का यूज करते हैं। अगर टीचिंग के तरीके में आप डिस्कशन का यूज करते हैं तो बच्चे अपने आप सीख लेंगे। आप कोई मुद्दा छेड़ दीजिए, कोई टॉपिक छेड़ दीजिए, अब देखिए कि उनमें कितने सवाल उत्पन्न होते हैं, कितने जवाब उत्पन्न होते हैं। एक बात और, अगर क्लास में एचआई बच्चे भी बैठे हैं या अन्य दिव्यांग बच्चे भी बैठे तो हमें उनके हिसाब से भी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। अगर एचआई बच्चे बैठे हैं तो या तो हमें खुद साइन लैंग्वेज आए, या तो फिर हम जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है, जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर का जो काम होता है जो बोले गए शब्दों को वो साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेगा। अब हमारे एचआई बच्चे भी सीख लेंगे। शिक्षक ऑलरेडी क्लियरली शब्दों को समझा रहा है तो बीआई बच्चे सुनकर के सीख लेंगे। बहुत सारी विजुअलाइजेशन आप दिखाएंगे तो अन्य बच्चे भी सीख लेंगे। तो अगर आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा क्या और रणनीति नहीं अपना सकते? वन टीच वन असिस्ट। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका एक सहयोगी शिक्षक हो जाए, समय समय पर जिस समय जरूरत पड़े उस समय पढ़ा दे, सिखा दे, जानकारी दे दे। और अगर ऐसा हो जाए तो बेहतरीन टीचिंग हो जाएगी। इसके अलावा इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग सोचिए कितनी बेहतर है। हम इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग करते ही नहीं, हम तो सीधा जाते हैं, निकालो बच्चों किताब और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जबकि हम देश के जब भविष्य तैयार कर रहे होते हैं तो हमें तरीकों में बदलाव करना पड़ता है। ये एकदम ग्रीन सिस्टम है लर्निंग का। जो हमारा जो SDG 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसके हिसाब से अगर देखें तो हम एक राष्ट्र को बेहतर करने के लिए एक जो भविष्य है, जो विद्यार्थी है, उनको बेहतर करना होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि अगर पूछताछ आधारित टीचिंग और लर्निंग कर दें तो शायद बहुत बेहतरीन हो जाएगा हमारा क्लास। आपस में जब सवाल जवाब होते हैं तो सोचिए कितना बेहतरीन माहौल होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, खास करके व्यवहारात्मक पूरी तरीके से जुड़ जाता है। एक दूसरे की समझ और व्यवहार का हम पता लगा पाते हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, आप देखेंगे कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। टेक्नोलॉजी का यूज करिए, अब नहीं आता तो उसको समझिए, जानिए, बेहतर करिए। एक्टिव लर्निंग, प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, सक्रिय शिक्षण करिए, जुड़ाव बनाइए उनसे।
बेहतर इंटरेक्शन बनाइए बच्चों से। आपका लगाव अगर उनसे ठीक नहीं है तो जो बच्चों का व्यवहार होता है वो बैठे बैठे भी यही सोचते रहते हैं कि कहाँ फंस गए। अगर बच्चे पढ़ते हुए अपने आप को ये महसूस नहीं करते कि मैं एकदम फिट हूं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, और दूसरी चीज उसके अंदर सवाल भी उत्पन्न होने चाहिए आपके पढ़ाते समय। सवाल ऐसे जो जिन्विन हो, जो लगे कि हाँ सवाल है, और साथ में समाधान भी प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि एक मर्सर महोदय हैं, MERCER, 2008 में इन्होंने रिसर्च किया था, और एक डिलन वर्ग हैं, DILLENBOURG, 1999 में इन्होंने एक शोध किया था। और इन्होंने कहा कि जो संवाद शिक्षण है, जो ग्रुप टीचिंग है या डिस्कशन जो टीचिंग है, और जो सहयोगात्मक शिक्षण है, जो कोलैबोरेटिव टीचिंग है, वो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक कौशल और समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए बहुत असरदार है, बहुत बेहतर है। रिसर्चेस भी हो चुकी हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हैं। क्या हम नहीं इन सब चीजों को अपना सकते हैं? और शायद अपनाना बहुत बेहतर होगा अपनी क्लास के लिए। डिस्कशन मेथड अपने आप में एक महान विधि है, जो विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं, विद्यार्थियों के झिझक और विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालते हैं, झिझक दूर करते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि टेक्स्ट बुक एडॉप्टेशन करना चाहिए, एडॉप्टिव मेथड अपनाना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइड अल्टरनेट ऑप्शन फॉर लर्निंग। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड से पढ़ा दें। नाटक कर दीजिए, बच्चों को जोड़ लीजिए नाटक में, ड्रामा के माध्यम से सिखाइए। ऐसे भी आप स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं शिक्षण के लिए। विद्यार्थियों में ऐसे सवाल करके तत्व उत्पन्न कर सकते हैं, जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं कि विद्यार्थी आपस में ही लर्निंग करने लगे। यूज ऑफ मल्टीसेंसरी चैनल जो मैंने आपको बताया था, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक के लिए। क्लास में जाना, क्लास में अपने आप को समय देना, बच्चों से जुड़कर रहना। देखिए, टीचिंग तब तक लर्निंग में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक एक शिक्षक की पहुंच विद्यार्थियों के समझ स्तर, विद्यार्थियों की उम्र स्तर, विद्यार्थियों की योग्यता स्तर और विद्यार्थियों की कक्षा के स्तर के अनुरूप ना हो। अनुरूप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये सब संभव नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है कि चीजें बेहतर हो पाए। इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक शिक्षक के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका जवाब नहीं है। तभी विद्यार्थी जाकर के बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, क्योंकि हमें तो भविष्य बेहतर करना है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ऐसा आप देखते हैं कि कितनी बड़ी बेहतरीन लाइन है, सह विद्या विमुक्तये। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए अंधविश्वास से, मुक्ति दिलाए अनावश्यक तत्वों से, मुक्ति दिलाए अनावश्यक चिंतन से, मुक्ति दिलाए उन अनावश्यक व्यवहार से जिन्हें हम करते आ रहे हैं, मुक्ति दिलाए उन बेवकूफ़ी भरी हरकतों से जो विद्यार्थी आजकल करते हैं। ना तो शिक्षकों का सम्मान, ना तो माता पिता का सम्मान, ना तो सोसाइटी में व्यक्तियों का सम्मान। आजकल विद्यार्थी अलग रंग में रहते हैं। उनको हमें ऐसा माहौल देना है क्योंकि वो कल के भविष्य हैं। इसलिए हमें एनवायरनमेंट में एडॉप्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए असिस्टिव चीज़ें जितनी भी अपना सकें, साक्षात करने के लिए, प्रत्यक्ष बनाने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, या अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लर्निंग बाय डूइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके सीखने पर जोर दे सकते हैं, या आर्ट एंड रिफ्लेक्शन ऐसे तरीके अपना सकते हैं कि लिखने को दीजिए, पढ़ने को दीजिए, एक्सप्लेन करने को दीजिए, समझाने को दीजिए, बच्चों को खुद ऐसे एक्टिविटी करने को दीजिए कि वो बेहतर हो सके। कई बार ये भी आपके टीचिंग में आ जाता है, कम से कम आपने वो रणनीति तो अपनाई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और
हमारी क्लास को बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। खास करके एक शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो है टॉलरेंस, सहनशीलता। अगर ये शिक्षक के अंदर नहीं है तो वो एक शिक्षक नहीं हो सकता है। और शायद आपको बुरा लग रहा होगा, आप शिक्षक हो सकते हैं, आप माता पिता हो सकते हैं। आप समझिए, स्थिति को समझिए, चीजों को समझिए, कारण को जानिए, क्योंकि सहनशीलता के बिना एक शिक्षण क्रियाकलाप करना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि वो शिक्षक का गुण नहीं है सहनशीलता का ना होना। टॉलरेंस का होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एक्टिवनेस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। एकदम ऐसे हो जहां पे बच्चे देख के कहें वाह आज तो मजा आ जाएगा, सर आ गए पढ़ाने। इस तरीके के जब पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों में आए, दैट द टीचर, क्योंकि वो विशेषज्ञ है और अपनी विशेषज्ञता का परिचय विद्यार्थियों के लेवल के अनुसार पढ़ा कर दे। ऐसा नहीं कि वो बहुत अपनी फिलॉसफी ही सब कुछ हो और विद्यार्थियों के पल्ले कुछ ना पड़े। लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लर्निंग देखेंगे तो लर्निंग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं उनको किस तरीके से सिस्टम की दृश्य रणनीतियां जिनसे वो सीख सके। आप जानते हैं कि एक महोदय थे जिनका नाम था वाल्टर बी बार्बे, वाल्टर बुर्के बार्बे। 1979 में उन्होंने एक लर्निंग स्टाइल दिया था जिसको कहते वैक, वी ए एंड के। वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी एंड के फॉर काइनेस्थेटिक। यानी कि देखकर सीखने वाले बच्चे जिन्हें हम विजुअल लर्नर कहते हैं, ए फॉर ऑडिटरी लर्नर जो सुनकर सीखने वाले बच्चे होते हैं, एंड के फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर जो गतिविधि आधारित लर्निंग बाय डूइंग जुड़ करके चीजों में जब इस तरीके से शामिल होकर के सीखते हैं तो वो काइनेस्थेटिक सिस्टम होता है, गतिक सिस्टम होता है। और उन्होंने कहा कि ये तरीके अपनाना ही पड़ेगा एक शिक्षक को, तभी विद्यार्थियों में एक लर्निंग हो पाएगी। बिकॉज लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। द की पॉइंट ऑफ लर्निंग इज चेंज। जो अधिगम का की पॉइंट है वो है चेंज, बदलाव। बदलाव कैसा हो? सकारात्मक, पॉजिटिव हो, वैल्यूज भरा हो, मोरालिटी हो जिसमें, दैट इज रियल चेंज। क्या इस तरीके की लर्निंग कर पा रहे हैं? और इस लर्निंग के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक शिक्षक जिम्मेदार है, हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारे संस्थान जिम्मेदार हैं। और जब तक बेहतर तरीके से हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि लर्निंग क्या है? एक रिसेप्टिव प्रोसेस है और टीचिंग क्या है? एक एक्सप्रेसिव प्रोसेस है। तो जब तक एक्सप्रेसिव बेहतर नहीं होगा तब तक रिसेप्टिव बेहतर नहीं होगा, और जब तक रिसेप्टिव बेहतर नहीं होगा तब तक एक्सप्रेसिव बेहतर नहीं होगा। बिना लर्निंग के टीचिंग नहीं हो सकती और बिना टीचिंग के लर्निंग नहीं हो सकती। शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे? क्या आप किताबों से नहीं पढ़ते? क्या आप थिंकिंग करके नहीं पढ़ सकते? एवरी सिचुएशन एंड एवरीथिंग इज ए टीचर। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप समझ सकते हैं, तो सब कुछ शिक्षक है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो लर्निंग के लिए हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको चीजें। विजुअलाइजेशन दीजिए उनको चित्र दीजिए, चार्ट, ग्राफ, विभिन्न श्रृंखला, चित्र सहित मॉडल्स, ड्रामा, इतनी चीजें दे दीजिए कि वो विजुअलाइजेशन के थ्रू बेहतर लर्निंग कर सकें। इसके अलावा देखेंगे कि श्रवण रणनीतियां। कई बार हमारे क्लास में हम ये समझ लेते हैं कि केवल एचआई बच्चों की क्लास है तो हम केवल विजुअलाइजेशन, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं। कई लोग सुनना पसंद करते हैं। हाँ, ये अधिकतर है कि जो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज, वो उसी में सीखना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हियरिंग एड लगाते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम श्रवण के तरीके भी अपनाएं, बोलें भी, ताकि वो उस तरीके से भी सीख सके। इसके अलावा पढ़ना और लिखना, उनको मौका दें, पढ़ने के लिए चीजें दें, लिखने के लिए दें।
कोई मुद्दा दे दे, उसमें वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ये लर्निंग हो जाएगा। उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए, एनवायरनमेंट में कोई सवाल दे दीजिए, एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। कोई स्थिति उत्पन्न कर दीजिए, किसी रूम में, किसी स्थिति में आपने पहले से सिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है और बच्चों को आपने वहां भेज दिया और आपने कैमरा लगा दिया, आप देख रहे हैं कि बच्चे लर्निंग कैसे कर रहे हैं। ये भी बेहतर तरीका है, लेकिन हमारे पास आजकल समय नहीं है। हम मोबाइल की दुनिया में, शॉर्ट वीडियो में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और फेसबुक यूनिवर्सिटीज में इतना मग्न हो गए हैं कि आजकल हमें किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। एक शिक्षक को, एक विद्यार्थी को किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बात और कहना चाहूंगा, शायद आपको बुरा लगेगा। ये मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति बिना पढ़े सो जाता है वो भी एक तरीके से अपराधी है देश का, क्योंकि जब वो पढ़ता है तो केवल अकेले के लिए नहीं पढ़ता है। जब उसका मस्तिष्क का विकास होता है तो उसका एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। और इफेक्ट किस तरीके से होगा? जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के तरीके से, नॉलेज के तरीके से, आपकी समझ के तरीके से, क्रिएटिव तरीके से आपको जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना बेहतर होगा, आप अंदाजा लगा के देखिए। इसके अलावा काइनेस्थेटिक लर्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए, वो वाल्टर बी बार्वे महोदय ने कहा भी है, बेहतर होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरल लर्निंग जो कि बहुत जरूरी है। हम आजकल स्ट्रक्चरल तरीके अपनाते बहुत कम हैं। विद्यार्थियों के साथ हमारा लगाव कई बार ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थियों को हम चुनिंदा कर लेते हैं। ये बहुत गलत है। जब शिक्षक ऐसे करने लग जाता है, चाहे वो वर्ग का हो, किसी विशेष का हो, या वो दिव्यांग ना हो या किसी भी कैटेगरी में, किसी एरिया से, या आपसे संबंधित आपका परिवार हो, कोई भी हो, हम स्ट्रक्चरल लर्निंग करा नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि सब ना सीख जाए। हालांकि ये एक बेहतर गुण नहीं है और स्ट्रक्चरल लर्निंग के लिए हमें एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट रेडी करना पड़ता है जहां पर हम खुद इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एक लेव वाइगोत्स्की महोदय हैं जिन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, जिन्होंने कहा था कि बच्चों को सपोर्ट करिए लेकिन स्कैफोल्डिंग टाइप, टेम्पोरेरी सपोर्ट करिए, स्पून फीडिंग मत करिए, हमेशा के लिए नहीं। आप एक शिक्षक हैं लेकिन स्पून फीडिंग सिस्टम नहीं आपके अंदर होना चाहिए। एक टेम्पोरेरी सपोर्ट, एक स्कैफोल्डिंग सिस्टम होना चाहिए जहां से वो अपने आप को बेहतर कर सके, डेवलप कर सके। ये सारी चीजें अपनाना। इसके अलावा कई बार हम ये देखते हैं कि होमवर्क दे देते हैं और कभी चेक ही नहीं करते, और कई बार चेक करते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं करते तो डांटने लगते हैं। कई बार अच्छा कोई करता है ना तो हमें आजकल का जो रेनफोर्स सिस्टम है ना, रेनफोर्समेंट सिस्टम, पुनर्बलन कहते हैं, वो विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव के लिए बहुत उपयोगी है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों तरीके के होते हैं, तो शिक्षक इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो मोटिवेशन का लेवल होता है वो जब करके लाता है तो बहुत डरा सा रहता है, एकदम खड़ा हो जाता है, कोई काम करके लाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसी को हम मोटिवेट कर देते, वाह क्या बात है, उसे लगता है कि मैंने किया है और भी बेहतर करने की प्रयास करूंगा। आज मुझे गुड मिला है, कल वेरी गुड मिलेगा, कल एक्सीलेंट मिलेगा, कल इसके बाद कुछ मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा। ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करना चाहिए। और आप तो जानते हैं कि जब तक एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएगा तो बेहतर तरीके से समाज में बदलाव नहीं हो सकता है। और रणनीतियां अपनाना एक शिक्षक के बस में है, और अपनी विशेषज्ञता, अपनी योग्यता का परिचय बहुत ही पोलाइटनेस वे में, बहुत ही विनम्र भाव में देना चाहिए। क्योंकि शिक्षक के पास विनम्रता आ ही जाती है। अगर वो शिक्षक है तो विनम्र होगा, अगर वो ज्ञानी है तो विनम्र होगा, और विद्यार्थियों को भी विनम्र बनाएगा। आपके शब्द, आपके वाक्य, आपके तरीके ये बताएंगे आपके विद्यार्थियों के प्रदर्शन को कि आपका क्या इफेक्ट रहा है विद्यार्थियों पर। थैंक यू सो मच। आज हमने इतने सारे चीजें चर्चा की, और इवेल्युएशन के भी तरीके आप कई सारे अपना सकते हैं। कई बार हम
ऑब्जेक्टिव टाइप, रिक्त स्थान की पूर्ति या मैचिंग या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इन चीज़ों को अपनाएं। कंटिन्यू इवैल्यूएशन प्रोसेस अपनाना चाहिए, ताकि आप शिक्षण का केवल इतना ही नहीं होता है कि क्लास में जाना और पढ़ा करके चले आना। लर्निंग का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि दे दीजिए सीख गया बस बहुत बढ़िया। क्या उसमें सकारात्मक बदलाव आए हैं? अगर बदलाव नहीं हुआ इसका मतलब लर्निंग नहीं हुई। दैट्स इट। इसलिए बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोगों को बेहतर होना, हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करना। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा, तब टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर पाएंगे। आज बहुत सारी सिस्टम, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी तकनीकियाँ 21वीं सदी में विकसित हो रहे हैं, जो हमारे विकास, हमारे डेवलपमेंट, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर है। आई होप आप कुछ ना कुछ समझे होंगे। शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करिए और लाइक भी कर दिया करिए भाई। कमेंट जरूर करिए कि और क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे तौर तरीके हैं बताने के, पढ़ाने के, बहुत सारी रणनीतियां हैं, तो क्या हम उन्हें अपना सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, तो आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।